सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन। तो आज हम हाफ एन आवर का सेशन रखेंगे केवल। अब टाइम भी आज थोड़ा लेट है, कल से हमारी क्लासेज जो है करेक्ट 3 बजे स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बात करें सॉफ्टवेयर की, क्योंकि आप सभी ने अभी सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है। तो जब भी आप रेविट को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ये इंटरफेस वर्जन टू वर्जन भी थोड़ा डिफ़र कर सकता है, लेकिन डिपेंड इस बात पे करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास रेविट 2021 या उसके बाद का कोई वर्जन है, उसके बाद मतलब 2021 से 2025 तक कोई भी वर्जन आप ओपन करें तो आपको इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। बट प्रॉब्लम यह है, अगर आपके पास कोई और वर्जन आ जाए, जैसे रेविट 2019 आ जाए फॉर एग्जांपल, वहाँ कुछ इंटरफेस होते थे जो इंटरफेस इस टाइप के होते थे पहले पुराने वर्जन से। तो अगर इस पुराने इंटरफेस को भी आप देखो, ये दो जगह कैटेगराइज है, बीच में एक लाइन नज़र आ रही है आपको। अगर इसे थोड़ा और बड़ा कर लें, आपको यहाँ दो लाइंस नज़र आ रही होंगी। इससे ऊपर लिखा है प्रोजेक्ट्स और इस लाइन से नीचे लिखा है फैमिलीज। जिस तरह आप ऑटोकैड पे काम करते हो, आप ऑटोकैड एक फाइल बनाते हो, ऑटोकैड में प्लान बनाते वक्त आपको कहीं डोर, विंडो या किसी फर्नीचर की ज़रूरत होती है तो आप ब्लॉक से उठाते हो, प्लेस कर देते हो। रेविट में हम क्या करेंगे, 3D मॉडल बनाएंगे। तो जो हम मॉडल बना रहे होंगे वो कहलाएगा प्रोजेक्ट, और उसमें कहीं आपको डोर लगाना है, उसमें कहीं आपको बेड प्लेस करना है एज ए 3D कंपोनेंट, वो आप प्लेस करेंगे फैमिली से। ठीक, इसीलिए दो जगह कैटेगराइज है। नए वर्जन में ये जब प्रोजेक्ट लिखा है, इसकी जगह अगर आप ध्यान देंगे क्या लिखा गया, मॉडल्स। कैटेगरीज वही है, देखो दो कैटेगरीज हैं, ऊपर मॉडल नीचे फैमिली। और इवन अगर आप मॉडल में यहाँ न्यू पर क्लिक करें तो देखो यहाँ लिखा हुआ वही आता है आज भी, प्रोजेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना, प्रोजेक्ट मतलब मॉडल, बात एक ही है, जो हम अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन रेविट किस तरीके से एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, थोड़ा उसके इंटरफेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन है कि ऑटोडेस्क रेविट जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ किया जाता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग के लिए। रेविट यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग। आर्किटेक्चर मॉडल्स बनाने हैं, लैंडस्केपिंग वर्क करना है, स्ट्रक्चर मॉडल बनाना है, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, किसी भी मॉडल को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि बिल्डिंग का आर्किटेक्चर मॉडल, बिल्डिंग इंटीरियर्स, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मॉडल, बिल्डिंग सर्विसेज जिसमें HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, इन सब डिसिप्लिन्स के लिए ऑटोडेस्क रेविट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं 3D मॉडल्स क्रिएट करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया था। कब, 1997 के अंदर। उसके बाद उसको रीनेम कर दिया गया रेविट टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के नाम से 2000 के अंदर। उसके 2 साल बाद उसको ऑटोडेस्क ने एक्वायर कर लिया, यानी कि रेविट फर्स्ट टाइम ऑटोडेस्क ने नहीं बनाया था, इसे ऑटोडेस्क ने एक्वायर किया 2002 के अंदर। उसके बाद से हम जानते हैं कि ऑटोडेस्क जो रेविट है वो ऑटोडेस्क का ही प्रोडक्ट है। ये सॉफ्टवेयर अलाउ करता है यूज़र्स को किसी भी बिल्डिंग का मॉडल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर या उसके किसी कंपोनेंट को, जैसे कॉलम, बीम वो स्ट्रक्चर कंपोनेंट है, वॉल, स्टेयर ये आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स हैं, डक्ट और कंडक्ट ये हमारे सर्विसेज के कंपोनेंट्स हैं। तो किसी भी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ये सॉफ्टवेयर हमें अलाउ करता है। ऑटोडेस्क ने सबसे पहले रेविट का जो वर्जन रिलीज़ किया था 2004, उसके बाद, क्योंकि 2002 में तो एक्वायर किया था, तो जब तक वो ऐसा ही था 2 साल, उसके बाद उसने 2004 से स्टार्ट किया इंट्रोड्यूस करना। पहले टाइम पे क्या होता था, रेविट 3 अलग अलग मॉड्यूल में आता था, रेविट आर्किटेक्चर के नाम से, रेविट स्ट्रक्चर के नाम से और रेविट MEP के नाम से। 3 अलग अलग मॉड्यूल होते थे। लेकिन ये बात है लगभग 2006 और 2007 के आसपास। रेविट स्ट्रक्चर को 2004 तक तो ये रेविट था जिसमें आर्किटेक्चर मॉडलिंग की जाती थी। रेविट स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2005 में।
रेविट MEP उसके 1 साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ 2006 में। तो 2006 में जाने के बाद हमारे पास 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर होते थे, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP, तीनों अलग अलग होते थे सॉफ्टवेयर। फिर बाद में उसने प्लान किया, उसने मर्ज करके एक सिंगल सॉफ्टवेयर बनाया, ऑटोडेस्क रेविट, जिस सिंगल सॉफ्टवेयर में आप सारे मॉड्यूल यूज़ कर सको, आर्किटेक्चर वाले भी, स्ट्रक्चर के भी और MEP के भी। तो जैसे अभी हमने रेविट ओपन किया, आप देखो इसके टाइटल क्या लिखा है, ऑटोडेस्क रेविट 2023। यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये रेविट आर्किटेक्चर है, ये रेविट स्ट्रक्चर है या ये रेविट MEP है, ऐसा नहीं है। तो इन जनरल कर दिया गया, उसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों डिसिप्लिन मर्ज कर दिए गए। अब बात ये आती है कि जो इसकी लाइब्रेरी है, जैसे हमने बोला ऑटोकैड में आप DC एंटर करते हो, डिज़ाइन सेंटर से डाटा आ जाता है, आपको पता होता है ना कौन कौन से फोल्डर पे जाना है। सेम इसी तरह जब आप रेविट यूज़ करोगे, रेविट में जो लाइब्रेरी आप यूज़ करोगे उसका पाथ है माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर होता है प्रोग्राम डाटा के अंदर होता है ऑटोडेस्क के अंदर होता है रेविट 20। ये XX क्यों लिखा है, जैसे 23 है तो 2023 लिखा होगा, अगर आपके पास 2024 वर्जन है तो यहाँ लिखा होगा RVT 2024, वही फोल्डर का नाम होगा वर्जन के अकॉर्डिंग। ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी के कंटेंट पे हम बाद में जाएंगे, अभी पहले इंटरफेस को समझते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन किया हमने, हमारे सामने ये एक इंटरफेस आया। इसमें सबसे ऊपर हमारे पास होता है टाइटल बार, जहां आपकी पेरेंट कंपनी का नाम ऑटोडेस्क रेविट 2023 वर्जन है, और ये हमारा होम टैब है। जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये होम आता है। राइट साइड में आपके पास इन्फो सेंटर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर रेविट का आइकन है, उसके साइड में एक होम टैब होता है। इस होम टैब पे आप क्लिक कर सकते हो डिसेबल करने के लिए, या दोबारा क्लिक करो उसे इनेबल करने के लिए वापस। आप Ctrl+D भी यूज़ कर सकते हो उसको डिसेबल या इनेबल करने के लिए, Ctrl+D। शॉर्टकट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 100% हर टूल के लिए शॉर्टकट नहीं होता। आप अगर कर्सर वहाँ लेकर जाओ तो देखो शॉर्टकट आपको वहाँ दिख जाएगा, होम के साथ में लिखा है Ctrl+D, वही उसका शॉर्टकट भी है। जब हम ऑटोकैड के बाद किसी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, जैसे अगर आपने स्केचअप, 3ds Max कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, तो वहाँ हर एक टूल के लिए शॉर्टकट नहीं होता, आपको आइकन बेस्ड यूज़ करना पड़ता है। सेम सिनारियो रेविट के साथ है, कुछ चीज़ों के शॉर्टकट्स हैं अबाउट 40%, लेकिन 60% चीज़ों के लिए शॉर्टकट नहीं है। हालांकि हम सेट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं, कोई ऐसे टूल जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम चाहते हैं उसके लिए कोई शॉर्टकट बनाना, तो आप बना सकते हो। ये फैसिलिटी आपको रेविट देता है, वो हम बाद में सीखेंगे कैसे बनाया जाएगा। ये जो होम विंडो आता है अपने पास, यहाँ एक बैक करने का भी ऑप्शन है, इस बैक से भी वापस जाया जा सकता है, लेकिन वापस आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्लिक करना होगा होम टैब पर वापस। यहाँ हमारे पास हमने जैसे डिस्कस किया 2 पार्ट हैं, प्रोजेक्ट या मॉडल और फैमिली। यानी कि जैसे ऑटोकैड में आपको कोई ब्लॉक बनाना है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई फैमिली बनानी है तो हम न्यू फैमिली पर जाएंगे। अगर हमें कोई फैमिली कंपोनेंट ओपन करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बेड ओपन करना है जो पहले से है, तो आप ओपन में जाइए। बेड बनाना है तो आप न्यू में जाइए। अगर आपको एक बिल्डिंग का मॉडल बनाना है, वो चाहे आर्किटेक्चर मॉडल बनाना हो या स्ट्रक्चर का मॉडल बनाना हो या आपको अपना MEP मॉडल बनाना हो, तो आप जाएंगे न्यू मॉडल, कि आपको नया रेविट का मॉडल बनाना है। ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं किसी को ओपन करना है तो आप ओपन पे क्लिक करोगे, अपने मॉडल को सेलेक्ट करोगे और ओपन कर दोगे, सिंपल। तो हमारा मेन इंटरफेस, यहाँ कुछ रिसेंट फाइल्स होती हैं जिन पर आप रिसेंटली काम कर रहे होंगे, वो आपको यहाँ फाइल्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ प्रोजेक्ट की, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन का है, यहाँ फैमिलीज़ की रिसेंट फाइल्स नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा ऑटोडेस्क डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इसे लॉगिन करेंगे, अदरवाइज इसे मत छेड़ना। नाउ वापस आ जाते हैं, अब हम कोई इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इंटरफेस समझने के लिए आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ 3 सैंपल मॉडल दिखाई देंगे, एक आर्किटेक्चर का सैंपल मॉडल, एक स्ट्रक्चर का सैंपल मॉडल, एक MEP के लिए सैंपल मॉडल। कुछ सैंपल मॉडल्स यहाँ आपको नज़र आएंगे। आप उसमें से किसी भी एक टेम्पलेट, किसी भी एक सैंपल मॉडल को ओपन कर लो, जिससे हम इंटरफेस समझ पाएँ।
जैसे फिलहाल हमारे पास एक आर्किटेक्चर मॉडल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही वो मॉडल मेरा ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये तो ज़रूरी नहीं है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, वो कुछ भी किसी भी तरीके के व्यूज़ उसके सामने आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने ऐसा कुछ आया ओपन करने के बाद। अब जो भी आया इसकी बात बाद में करेंगे। ऊपर टाइटल बार पर सॉफ्टवेयर के नाम के साथ साथ अब आपके मॉडल का नाम भी आ रहा है, और आप कौन से व्यू पर हैं उस व्यू का नाम भी ऊपर आ रहा है। देखो जो यहाँ लिखा है A101 अननेम्ड, वो भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है A101 अननेम्ड। ये अपना वही है इन्फो सेंटर, ये अपना क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, जैसे हर सॉफ्टवेयर में होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ फाइल मेन्यू है, और यहाँ आपके रिबन टूल बार्स हैं। देखो सारे डिसिप्लिन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, प्रीकास्टिंग, सिस्टम्स यानी कि MEP, उसके अलावा इंसर्ट, एनोटेट, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक डिसिप्लिन में काम आती हैं। तो ये रिबन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे कि किस टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास इस रिबन टूल बार से ठीक नीचे यहाँ एक स्पेस नज़र आ रहा है आपको, एक ब्लैंक, ये डिटेलिंग के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब आप ओपन करेंगे पहली बार किसी सैंपल को, तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक व्यू खुलेगा फर्स्ट टाइम। जैसे ये व्यू है, ये एक फ्लोर प्लान है जो हमें टॉप व्यू दिख रहा है। तो आप देखो सारे टूल्स भी एक्टिवेटेड हैं। अब इसमें से जिस व्यू पर आप आए हैं, ये एक है प्रोजेक्ट ब्राउज़र विंडो, लेफ्ट साइड पर है एक प्रॉपर्टीज़ विंडो। ऑटोकैड में भी आपने प्रॉपर्टीज़ एक विंडो देखा होगा जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दिखाता है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडो का मतलब ये है, अगर क्योंकि अभी मैंने ना तो कोई कमांड ओपन किया और ना ही मैंने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो प्रॉपर्टीज़ क्या दिखा रहा है मुझे, उसी व्यू की प्रॉपर्टी दिखा रहा है जिस व्यू पर मैं हूँ। पूरे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो बोल्ड नज़र आ रही होगी आपको, बाकी सारे सिंपल है अल्फ़ाबेट्स, ये बोल्ड है, इसका मतलब यही व्यू करंटली ओपन है। यहाँ आप देख सकते हैं लेवल 1, ये फ्लोर प्लान का सिंबल होता है, ये छोटा सा आइकन। तो आपको प्रॉपर्टीज टैब उसी फ्लोर प्लान लेवल 1 की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, यानी कि वहाँ का स्केल, वहाँ का डिटेल लेवल क्या है, वहाँ का डिस्प्ले वैल्यू क्या है, जैसे विजुअल स्टाइल क्या है ऑटोकैड 3D में अगर आपने देखा है तो। राइट साइड में है प्रोजेक्ट ब्राउज़र, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम खोलोगे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट में प्रोजेक्ट ब्राउज़र और लेफ्ट में प्रॉपर्टीज़ ही दिखेगा। जब आप स्टार्टिंग में ओपन करते हो ना एज ए फ्रेश, तो आपको इंटरफेस कुछ ऐसा मिलता है, एक साइड फ्री बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड पर आधी स्क्रीन में प्रॉपर्टीज़ है और आधे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। आपको यूज़ करने के लिए कुछ टूल्स ऐसे बार बार स्क्रॉल करना पड़ सकता है नीचे की तरफ आने के लिए। सेम इसी तरह प्रोजेक्ट ब्राउज़र में नीचे की चीज़ें देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा बार बार स्क्रॉलिंग करना नीचे ऊपर। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, एक साइड प्रॉपर्टीज़ को फिक्स कर दो और एक साइड प्रोजेक्ट ब्राउज़र को फिक्स कर दो। ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, अगर इसे यहाँ से हटाना है एक तरीका तो यह, इस पर डबल क्लिक करो, ये हट तो गया लेकिन अभी फ्री है। फिर इस पर क्लिक करके इसे इधर लेकर आओ, जब ये विंडो दिखेगी तब इसे छोड़ दो, ये वहीं पर फिट हो जाएगा अपने आप। ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, थोड़ा बड़ा या छोटा विड्थ के अकॉर्डिंग आपको करना है। ये बीच में अपना वर्किंग एरिया है, जो भी आप बनाएंगे वो सब आपको यहाँ बीच में दिखाई देगा अपने वर्किंग एरिया में, ठीक है। अब कभी ये भी हो सकता है हमसे ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र वाला विंडो या ये प्रॉपर्टीज़ का विंडो बंद हो जाए बाय एनी चांस। आपको क्या करना है, यहाँ कहीं पर ब्लैंक स्क्रीन पर राइट क्लिक करना है, आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है प्रॉपर्टीज़, आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ वापस आ गया। अगेन राइट क्लिक किया, ब्राउज़र, कौन सा ब्राउज़र था, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, क्लिक करिए आप, वो भी वापस आ गया।
इसके अलावा भी दूसरा तरीका हो सकता है कि आप अपने रिबन टूल बार से व्यू टैब पर जाइए। व्यू में आपको मिलता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट ब्राउज़र एक्टिवेट कर दीजिए, अगेन क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट कर दीजिए। दूसरा ये तरीका हो सकता है उनको इनेबल करने का वापस। ठीक नाउ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँ, जैसे ये वॉल मैंने सेलेक्ट किया, वॉल को सेलेक्ट करते ही ये वॉल की प्रॉपर्टी दिखाने लगा, बेसिक वॉल, इंटीरियर एंड ऑल। या मैंने किसी कमांड को सेलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉलम को सेलेक्ट करूं, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, कॉलम। तो यानी कि जब आप अगर किसी कमांड को सेलेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज टूल बार आपको उसी की प्रॉपर्टी को दिखाएगा। अगर आप किसी कमांड में नहीं हैं और ना ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज टैब उस व्यू की प्रॉपर्टी को दिखाएगा जिस व्यू पर आप हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी दूसरे व्यू पर जाना है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, आर्किटेक्चरल में फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, नीचे 3D व्यू, फिर एलिवेशन। तो ये जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र है इसका मीनिंग देखो इसी के नाम में छिपा है। प्रोजेक्ट को ब्राउज करने के लिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र काम आता है। जैसे हमारे मॉडल में कितने फ्लोर प्लान्स हैं, कौन कौन से सीलिंग प्लान बनाए हैं, कितने एलिवेशंस बनाए हैं, कितने सेक्शंस बनाए हैं, कितने आपने कैमरा व्यू सेट किए हैं, कितने आपने रेंडर्स निकाले हैं, कितनी नंबर ऑफ शीट्स बनाई हैं, कितने शेड्यूल्स क्रिएट किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ एड ऑन होती रहती हैं। जैसे मैं फ्लोर प्लान को मिनिमाइज़ करूँ, सीलिंग प्लान को मिनिमाइज़ कर लें, 3D व्यूज़ हैं, एलिवेशंस हैं, बिल्डिंग के एलिवेशन, इंटीरियर के एलिवेशन, बिल्डिंग के सेक्शन, वॉल का सेक्शन, डिटेल व्यूज़, ड्राफ्टिंग व्यूज़ यानी कि 2D व्यूज़। स्ट्रक्चरल प्लान्स भी बना सकते हो, कुछ लीजेंड्स सिंबल्स भी है, जैसे डोर टाइप लीजेंड्स, किस टाइप के डोर्स आपने यूज़ किए हैं। उसके अलावा कुछ शेड्यूल्स भी है, जैसे डोर का शेड्यूल, कौन कौन से डोर कहाँ कहाँ लगे हैं, क्या क्या साइजेस हैं, वो सब। ठीक है, वॉल के मटेरियल का टेक ऑफ, उनके वॉल्यूम, एरिया, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। शीट्स बनाई हैं, सारी चीज़ें प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ऐड होती रहती हैं। यानी कि प्रोजेक्ट को ब्राउज करने के लिए प्रोजेक्ट ब्राउज़र काम आएगा और प्रॉपर्टीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ टूल बार काम आएगा। अब ऑटोकैड में एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कमांड लाइन। क्या कहते हैं, कमांड लाइन। यहाँ आपको ये जो एक वैल्यू, एक टैब दिख रही है ना यहाँ पर लाइन खाली, ये आपकी कमांड लाइन है। देखो जैसे ही मैं वॉल को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ देखो डिटेलिंग आ गई उस कमांड की। जैसे ही मैं कमांड से बाहर जा रहा हूँ, एस्केप प्रेस कर रहा हूँ, अब ये खाली हो गई जगह। ये काइंड ऑफ एक कमांड लाइन कह सकते हो आप इसे। ये गाइड करेगी उस कमांड की कंप्लीट डिटेल्स, और ज़्यादा यहाँ दिखती है। ठीक है, नाउ सबसे पहले ये तो बात हो गई है इस इंटरफेस को जनरल लेकर, और भी कई सारी चीज़ें नीचे भी हैं, यहाँ भी हैं, नीचे भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती पहले लेक्चर में। अभी आपको थोड़ा बेसिक्स पहले समझना होगा। तो ये तो है छोटा छोटा इंटरफेस से रिलेटेड कि कौन कौन से टूल बार्स अपने पास होते हैं। फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ। जितने भी व्यूज़ खुले हैं जब तक सारे बंद नहीं होंगे इसका मतलब प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। अब ये लास्ट बचा है, ये पूछ रहा है सेव करना है, मैंने बोला नहीं, प्रोजेक्ट बंद हो गया। जब आप ऑटोकैड ओपन करते हो एक स्टार्टिंग विंडो आता है, आप न्यू पर क्लिक करते हो तो आप क्या सेलेक्ट करते हो, टेम्पलेट। सबसे पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो। मैंने यहाँ भी कंट्रोल एन प्रेस किया, न्यू प्रोजेक्ट, तो ये क्या कह रहा है, टेम्पलेट फाइल। क्या आपको क्या सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा पहली चीज़ तो कि आपको किस टाइप का वर्क करना है। आपको कोई आर्किटेक्चरल या इंटीरियर मॉडल बनाना है, आपको कोई स्ट्रक्चर मॉडल बनाना है, या आपको कोई सर्विसेज MEP का काम करना है। MEP में भी केवल मैकेनिकल का करना है, केवल इलेक्ट्रिकल करना है, केवल प्लम्बिंग करना है, आप वो भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग टेम्पलेट हैं। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपको वो काम इंपीरियल वाली यूनिट में करने हैं या मैट्रिक की यूनिट में करने हैं। दूसरा कैटेगराइजेशन यूनिट के हिसाब से है। तो हमें पता होना चाहिए हमें किस टाइप का काम किस यूनिट में करना है, तो उसके लिए कौन सा टेम्पलेट होना चाहिए, उसका नाम हमें पता होना ज़रूरी है।
ठीक है बात। तो हम उसी के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा बना लेते हैं डाटा, जिसमें हमें ये पता होगा कहाँ पे कौन सा टेम्पलेट अपने को यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले हम बात करें आर्किटेक्चर या इंटीरियर मॉडल, दूसरी हम बात करें स्ट्रक्चरल मॉडल, तीसरी हम बात करें MEP मॉडल, चौथी हम बात करें केवल मैकेनिकल मॉडल। मैकेनिकल मॉडल से मतलब क्या है, HVAC, या केवल प्लम्बिंग, या केवल इलेक्ट्रिकल। इनमें से किसी भी टाइप के मॉडल को आपको बनाना है। अब यहाँ हमारे पास क्राइटेरिया क्या आ रहा है, ये तो हो गया अपना टाइप ऑफ मॉडल जो आपको बनाना है। अगर आपको काम करना है मैट्रिक के अंदर या आपको काम करना है इंपीरियल के अंदर, फिर इस पे ही बात आएगी। मैट्रिक में अगर काम करना है तो टेम्पलेट का नाम होता है डिफ़ॉल्ट मैट्रिक डॉट RTE, ये फाइल टाइप है, रेविट टेम्पलेट। एक सेकंड, स्पेलिंग में गड़बड़ हुई है। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। MEP के लिए सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। प्लम्बिंग के लिए प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। यही सारे नाम सेम इंपीरियल के अंदर होते हैं, बस डिफरेंस क्या है, उनमें से ये जो मैट्रिक वर्ड लिखा है इसे हटा दो। ठीक है, ये अपने पास डाटा आ गया इलेक्ट्रिकल। अभी मैंने आपको एक लोकेशन के बारे में बताया था कि ये टेम्पलेट होते कहाँ हैं। अच्छा, टेम्पलेट भी दो तरह के हैं, एक तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए। अगर आप माई कंप्यूटर यानी कि दिस PC में जाएंगे, C ड्राइव में जाएंगे, C ड्राइव में आपको एक फोल्डर मिलेगा प्रोग्राम डाटा। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम डाटा का फोल्डर आपको दिखता नहीं है। जब आप पहली बार C ड्राइव में जाओगे तो प्रोग्राम डाटा का फोल्डर आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि विंडोज़ उस फोल्डर को बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रखती है। तो अगर आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 है तो आप व्यू टैब पर जाएंगे और हिडन आइटम्स को एक्टिवेट कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे प्रोग्राम डाटा फोल्डर दिखाई देगा, C ड्राइव, प्रोग्राम डाटा में ऑटोडेस्क के बाद RVT और आपका वर्जन, जैसे RVT 2020 या RVT 2023, जो भी वर्जन आपका होगा उसी तरह आपको नज़र आएगा। आप उसे ओपन करेंगे, ये टेम्पलेट्स प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि वहाँ वर्ड लिखा हुआ है फैमिली टेम्पलेट्स। तो जो खाली टेम्पलेट लिखा है इसका मतलब वो प्रोजेक्ट के टेम्पलेट है, और फैमिली के टेम्पलेट्स तो क्लियरली नाम लिखा हुआ है फैमिली टेम्पलेट्स।
आप इस टेम्पलेट्स पर जाएं, वहाँ आपको दो तरह के फोल्डर मिल रहे हैं, एक इंग्लिश इंपीरियल। अब यहाँ तो उसने क्लियर कर दिया इंपीरियल, तो जो बचा वो मैट्रिक है जी। तो इंग्लिश के फोल्डर में जाइए, ये सारे टेम्पलेट हैं मैट्रिक के, जैसे मैंने कुछ दिखाए थे आपको, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, या सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, या प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, सारे हैं। एक स्टेप पीछे आते हैं वापस, इंपीरियल वाले फोल्डर में जाएं, डिफ़ॉल्ट, इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट, मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट, प्लम्बिंग डिफ़ॉल्ट, सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट या स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट, सारे आ रहे हैं। तो बस मैट्रिक वर्ड हट गया तो इंपीरियल वाले टेम्पलेट हैं, मैट्रिक वर्ड लगा हुआ है तो वो मैट्रिक के टेम्पलेट हैं। जिस टाइप का काम करना है उसी टाइप के आपको सेलेक्ट करने होंगे। ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब दूसरी चीज़ केस पे स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था कि देखो, अगर वर्जन पुराना है तो फोल्डर के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। कौन से फोल्डर की हम बात कर रहे हैं? जैसे मैट्रिक के कहाँ हैं और इंपीरियल के कहाँ हैं, ये भी बदल जाते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, ओल्ड वर्जन्स और न्यू वर्जन्स। ओल्ड वर्जन में जो मैट्रिक है पहले, उसमें होता था यूएस मैट्रिक फोल्डर का नाम, और अभी आपने देखा नाम है इंग्लिश। नीचे लिखना है इंग्लिश। फोल्डर वर्जन में इंपीरियल का नाम था यूएस इंपीरियल, अब फोल्डर का नाम दिखा आपको इंग्लिश इंपीरियल। तो बस इंपीरियल में इंपीरियल वर्ड लगा हुआ है, जो बचा है वो मैट्रिक है। तो ये पुराने वर्जन्स के और न्यू वर्जन्स के बीच के आपके फोल्डर्स के नाम हैं। ये फोल्डर्स आपको कहाँ मिलेंगे? टेम्पलेट वाले फोल्डर में, जो मैंने अभी टेम्पलेट का फोल्डर दिखाया आपको। ठीक है जी बात? ठीक है, ये फोल्डर के नाम से। ओके, वापस आ जाए। मुझे कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, मैं न्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर मुझे टेम्पलेट फाइल दिख रही है, कुछ ऑप्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से फॉर्मेट ये वाले नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये मैंने सेट कर रखे हैं। आपको दिखेगा कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। तो अगर आपको इनमें से जो एक्सेल पे मैंने अभी टेम्पलेट दिखाया वो चाहिए, तो आपको यहाँ से ब्राउज पे जाना पड़ेगा, और आप यहाँ देखेंगे व्यू में जाके कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। अगर मैट्रिक नहीं चाहिए तो आप स्टेप से पीछे आओगे, इंपीरियल के फोल्डर में जाओगे, यहाँ से चूज़ करोगे। क्या हो, अगर मैं जो उनसे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, अगर वो मेरे यहीं पर ड्रॉप डाउन में सेट हो जाए, तो मुझे बार बार ब्राउज में नहीं जाना पड़ेगा, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो इन ड्रॉप डाउन में टेम्पलेट को सेट करने की क्या ट्रिक है, ये हमें समझनी है। जैसे मैं न्यू पर क्लिक करके यहाँ गया तो सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट आ रहा है, सिस्टम्स डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक ये वाला नहीं आ रहा। अब मान लो मुझे वो भी चाहिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। आपको अपने होम टैब पर वापस क्लिक करना है, आप जाएंगे ऑटोकैड की तरफ, फाइल, ऑप्शंस। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ एक फोल्डर में एक ऑप्शन मिलेगा फाइल लोकेशन। जो चीज़ यहाँ ऐड कर देंगे वो चीज़ वहाँ ऐड हो जाएगी ड्रॉप डाउन में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, देखो यही वाले तो दिख रहे हैं आपको वहाँ। हमें यहाँ एक और चाहिए, मैंने ऐड पे क्लिक किया, पूछा कौन सा चाहिए, मैंने बोला स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ये वाला चाहिए। ओपन किया तो ये भी ऐड हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ये भी ऐड हो गया। इनके ऑर्डर भी बदल सकते हो, जैसे मुझे डिफ़ॉल्ट वाला सबसे पहली पोजीशन पर चाहिए। ये विंडो कहाँ से ऑफ करेगी? आप जाएंगे फाइल में ऑप्शंस, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फाइल लोकेशंस, आप यहाँ आ जाएंगे। तो इनको
आप ऐड कर सकते हो, किसी को हटाना है सेलेक्ट करके ये माइनस से हटा सकते हो, अप और डाउन कर सकते हो। फायदा क्या है अप डाउन करने से? जो सबसे पहले सेलेक्टेड होगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, कंट्रोल एन प्रेस करते ही वही सेलेक्टेड रहता है। वापस होम टैब पर आ जाओ, कंट्रोल एन, वहाँ डिफॉल्ट सेट किया तो देखो यहाँ डिफॉल्ट ही बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड आया। आपको चेंज करना है तो आप यहीं से आप चेंजेस कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने मान लीजिए डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना या प्रोजेक्ट का टेम्पलेट बनाना। भाई ये टेम्पलेट तो वो हैं जो रेविट में डिफॉल्ट आ रहे हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी तो कोई नया टेम्पलेट बना सकते हैं। उसके लिए आप चूज करते हैं प्रोजेक्ट टेम्पलेट, लेकिन ये थोड़ा लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर सकते टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर ही क्लिक करेंगे, टेम्पलेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, आप इसको ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नया इंटरफेस आप ओपन करते हो तो आपको यहाँ 4 सिंबल नजर आ रहे हैं, ये आपके डायरेक्शन के लिए है। एलिवेशन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यही चारों एलिवेशन आपको प्रोजेक्ट ब्राउजर में भी दिख रहे होंगे। आप किसी भी एलिवेशन पे जाएं, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आप फेस कर रहे हो तो आपके लिए सामने क्या है, साउथ एलिवेशन। तो अगर आप साउथ पे जाना चाहते हो, आप साउथ पे जाके डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करते ही साउथ एलिवेशन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज में एलिवेशन की प्रॉपर्टीज आ गई। जब आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट 2 लेवल वहाँ बने हुए हैं। ठीक, बाकी ऑटो कैड की तरह जूम इन जूम आउट, वही ऑटो कैड की तरह करते हो, स्क्रॉल से स्क्रॉल दबा करके पैनिंग कर सकते हो। या अगर आप 3D में गए, 3D में जाने के बाद शिफ्ट और स्क्रॉल दोनों दबा के आप ऑर्बिट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें कॉमन है ऑटो कैड की तरह। ये हमारा कंप्लीट GUI होता है, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रेविट का। ठीक, आज का हमारा टारगेट केवल और केवल इसके यूजर इंटरफेस को समझना था। कल से हम आगे रिज्यूम करेंगे। ठीक है, कल से क्लास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3:05 तक शुरू हो जाएगी। ठीक है, आज पहला सेशन था, कुछ कैंडिडेट्स की वेटिंग एंड ऑल, उसमें डिले हुआ है। कल से हम 3 बजे शार्प स्टार्ट करेंगे, 3:05। ठीक है, ये सेशन रिकॉर्ड हो गया है, आप लोगों को